नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 97 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो बाउंड करंट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में एक बाउंड करंट के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि बाउंड करंट दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास क्या, वॉल्यूम बाउंड करंट, और वॉल्यूम बाउंड करंट कुछ ऐसे हम डिनोट करते हैं कि जे बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ एम के बराबर होता है। और जो यहाँ पर m है ये क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम कहाँ रखते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, या बोल सकते हैं मैग्नेटिकली पोलराइज हो जाता है। और उस मैग्नेटिकली पोलराइज होने की जो स्टेट होती है उसे हम किससे दिखाते हैं, मैग्नेटाइजेशन से दिखाते हैं। यहाँ बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, वही क्या है यहाँ पर m है। तो JB यानी जो मेरे पास वॉल्यूम बाउंड करंट होता है वो किसका होता है, डेल क्रॉस m के बराबर होता है, या फिर कर्ल ऑफ m के बराबर होता है। और जो सरफेस बाउंड करंट KB इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास, m क्रॉस n कैप होता है। और कहां पर, एट सरफेस। जो n कैप है वो क्या होता है हमारे पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोलते हैं सरफेस ऑफ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, ये कहां पर होगा हमारे पास, सरफेस पर होगा, एट सरफेस। ओके, नाउ इससे रिलेटेड क्या करना है, आज हमको एक क्वेश्चन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड बाउंड करंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर। हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है। जब भी हम मैग्नेटाइज्ड स्फीयर की बात करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन का उसमें क्या हो जाएंगे, कुछ करंट वहां पर कुछ करंट क्या होंगे उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, बाउंड करंट बोलते हैं। अब उसके अंदर दो टाइप की बाउंड करंट हो सकती हैं, कौन कौन सी, वॉल्यूम बाउंड करंट और दूसरा क्या होता है, सरफेस बाउंड करंट। और उन्हें क्या करना है, आज हमने फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। पहले सबसे पहले क्या बनाओ, इस तरीके से एक स्फीयर बना दो। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है और अज्यूम करो इसकी कुछ रेडियस है। मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, r है। रेडियस कितनी है इसकी, r है। ओके, और कुछ x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लो कि दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज अवर z एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। तो ये क्या है हमारा x एक्सिस है, ये क्या है हमारा y एक्सिस है, और ये क्या है हमारा z एक्सिस है। और गिवन है वो क्या, जो मैग्नेटाइजेशन है, जो m मैग्नेटाइजेशन है वो किसके बराबर है मेरे पास, m इंटू जेड कैप के बराबर है। यानी यूनिफॉर्म है और किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटाइजेशन हो रखा है किस डायरेक्शन में हो रखा है हमारे पास, जेड कैप डायरेक्शन में हो रखा है। तो हम बाउंड करंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करूं, वॉल्यूम बाउंड करंट JB की बात करूं, देन दिस विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अब इसका मतलब कर्ल ऑफ एनी यूनिफॉर्म थिंग्स इज इक्वल टू 0। कोई यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट का कर्ल निकालोगे, कर्ल निकालने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना। और कर्ल का किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर जो वॉल्यूम करंट निकल के आ गई या फिर वॉल्यूम बाउंड करंट निकल के आई, वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 0 निकल के आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम बाउंड करंट कितना होगा, यहां पर 0 हो गया। अब बात करते हैं किसके, हमारे पास सरफेस बाउंड करंट यानी KB की बात करते हैं। तो KB इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, m क्रॉस n कैप के बराबर होता है। अब m की वैल्यू क्या है, यहां देखो m की वैल्यू है मेरे पास कितना, m इंटू जेड कैप है क्रॉस n कैप। n कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे पास जो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या होता है हमारे पास, r कैप होता है, नहीं होता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो यहां क्या आ जाएगा, n कैप की जो कितना आ जाएगा मेरे पास, r कैप आ जाएगा। सिंस वी नो कि जो n कैप है यहां पर वो किस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में है। बिकॉज कोई भी रेडियस जो होती है वो किसी स्फीयर के सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सिंपल सी बात हुई। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, m इंटू जेड कैप क्रॉस r कैप आ जाएगा। अब देखो ये किसको, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं मैं, तो जेड कैप क्रॉस कितना आ गया, ये r कैप आ गया ना। अब यहां पर जो जेड कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जो r कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जेड कैप को r थीटा फाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर इस r कैप को x y z के टर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं इस जेड को किस में चेंज कर दूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर दूं, या फिर इस r कैप को किस में चेंज कर दूं, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर दूं। अब चेंज कैसे करते हैं, हमने क्या पढ़ी थी, एक टेबल पढ़ी थी, या बोल सकते हैं एक मैट्रिक्स टाइप की पढ़ी थी। अगर आपको याद है
तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो आपको जेड कैप की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म में पहले से क्या होनी चाहिए थी, याद होनी चाहिए थी। अगर याद नहीं है तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, कुछ ऐसा होता है कि यहाँ क्या आता है आर कैप, यहाँ क्या आता है थीटा कैप, और यहाँ क्या होता है फाई कैप। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद होगा आई होप। और फिर यहाँ पर कितना आता है कॉस थीटा, नीचे है ना साइन थीटा, कॉस फाई, यहाँ कितना आता है साइन थीटा कॉस फाई, फिर यहाँ पर कितना आता है साइन थीटा साइन फाई, फिर यहाँ कितना आता है कॉस थीटा, यहाँ कितना आता है कॉस थीटा। फिर इसके नीचे क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, यानी कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई आ जाएगा, और थीटा का माइनस का कितना आ जाएगा ये साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन थीटा, इस इनका डिफरेंस जो फाई वाले टर्म है उनका डिफरेंशिएशन, और यहाँ कितना आ जाएगा ये कॉस फाई, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आ जाएगा, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्स को या फिर जेड को आर थीटा फाई के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, या फिर आर कैप थीटा कैप फाई कैप के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना एक्स कैप वाई कैप जेड कैप इज इक्वल टू, जो यहाँ क्या है कॉलम है वो किस, सॉरी हाँ जो कॉलम है किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे रो में चेंज हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना साइन थीटा कॉस फाई, फिर कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा, और इंटू कितना आ जाएगा कॉस फाई, फिर यहाँ कितना आ जाएगा ये माइनस का साइन थीटा। फिर ये वाली चीज़ आई, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर साइन थीटा एंड इंटू कितना आ गया साइन फाई आ गया, फिर इंटू कितना आ गया कॉस थीटा, एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना आ गया साइन फाई, फिर यहाँ कितना आ जाएगा ये कॉस फाई आ जाएगा। फिर यहाँ मेरे पास कितना आ गया, देखो दिस इज कॉस थीटा एंड दिस वन इज हियर साइन थीटा, और फिर कितना आ गया ये 0 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये आर कैप थीटा कैप फाई कैप आ जाएगा। ओके ना, अब ऐसे मैं जेड कैप निकाल सकता हूँ। तो अगर जेड कैप निकालूंगा तो यहाँ से जेड कैप इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना कॉस थीटा इंटू आर कैप, फिर माइनस का साइन थीटा, और इंटू कितना आ गया ये थीटा कैप आ गया, और फाई कैप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इज जेड कैप इन टर्म्स ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप। ओके, या फिर आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप। तो अब क्या करो, जहां पर यहाँ पर जो जेड कैप है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मेरे पास जो के बी इक्वल टू निकल के आया, के बी इक्वल टू वो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर एम इंटू इस वक्त कितना आ गया ये दिस इज कॉस थीटा आर कैप, फिर माइनस का कितना हो गया ये साइन थीटा, और इंटू कितना आ जाएगा थीटा कैप, और क्रॉस कितना आ गया ये आर कैप आ गया, क्रॉस कितना आ गया आर कैप। आर कैप तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास के बी इक्वल टू आ गया एम इंटू, और माइनस का कितना बचा साइन थीटा बचा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज आर कैप क्रॉस आर कैप कितना होता है 0 होता है। और फिर यहाँ कितना बचेगा ये दिस इज थीटा कैप क्रॉस कितना आ जाएगा ये आर कैप आ जाएगा, एंड दिस इज इनसाइड ब्रैकेट, कुछ ऐसा आ जाएगा। नाउ थीटा कैप क्रॉस आर कैप, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं आर थीटा फाई निकालूं, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो थीटा कैप क्रॉस आर कैप कितना हो जाएगा माइनस फाई कैप, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास जो के बी इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया एम, एंड दिस इज साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू फाई कैप। तो जो मेरे पास यहाँ पर सरफेस बाउंड करंट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी एम साइन थीटा के बराबर होगी, और जो किस डायरेक्शन में होगी फाई कैप डायरेक्शन में होगी। यानी जो सरफेस करंट, इसके सरफेस में जो करंट होगी वो कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी, यानी इन फाई कैप डायरेक्शन। तो दिस इज सरफेस करंट, और इसके जो अंदर करंट होगी वो कितनी होगी हमारी 0 होगी। उसके अंदर करंट कितनी है 0 है, उसके सरफेस में करंट कितनी है इतनी है। समझ में आई बात। एंड दिस इज इक्वल टू एम साइन थीटा इंटू फाई कैप। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक क्वेश्चन और ले, इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं क्या करता हूँ मिटाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कहाँ से ग्रिफिथ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ले लो फटाफट। ओके, ले लिया होगा आई होप। तो इसे मिटा दूँ मैं, ठीक है, ये हो गया होगा यार, मिटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। देखो ग्रिफिथ से क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था 6.1 था, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है 6.7, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन एग्जांपल था 6.1, आप देखना ग्रिफिथ में। और ये देखो ये क्या बोल रहा है, ए इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, ए इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर कैरीज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन M, कैरीज ए यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन M फिर आगे बोला है उसने पैरेलल टू इट्स एक्सेस, पैरेलल की स्पेलिंग तो क्या, PARALLEL, पैरेलल टू इट्स एक्सेस, उसके एक्सेस का क्या है जो मैग्नेटाइजेशन पैरेलल है। फिर बोला है उसने फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, ओके। तो क्या करना है हमको, सिलेंडर के अंदर और बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उसके रेडियस की बात नहीं कर रही है, हम रेडियस को एज्यूम कर लेंगे। जो सिलेंडर है हमारा वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्या बोल रहा है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, यानी कैसा है, सर्कुलर शेप का है, बॉल नहीं है, सिलेंडर है, ठीक है, ये सर्कुलर सिलेंडर ये कहलाता है, ओके। तो दिस इज माई सर्कुलर सिलेंडर, कुछ ऐसा मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर सिलेंडर है और ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का मतलब ये चीज़, यानी इस तरीके का कुछ यहाँ पर हिसाब किताब है, और यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे है, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है। ये क्या होती है, जो सेंटर से लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, टेढ़ी होगी। ये क्या है मेरे पास, एक्सेस ऑफ सिलेंडर है। लेट अस से दिस डायरेक्शन इज जेड कैप डायरेक्शन, और अज्यूम कर लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। और क्या कर रखा है, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, और एक कैसा ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है, जिसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, m है, और m किस डायरेक्शन में है, उसके पैरेलल टू द एक्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, यानी m इक्वल टू कितना है मेरे पास, m जेड कैप के बराबर है। हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे हमें क्या करना है, फाइंड b करना है। सबसे पहले कहां पर, r लेस देन r पर, ठीक है, यानी लेस देन r के लिए और ग्रेटर देन r के लिए मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमें क्या दिया हो, किसी एक मैग्नेटाइजेशन के कारण हमें क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, या बोलते हैं मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। वो भी कौन सी करंट, बाउंड करंट निकालते हैं। उसमें दो करंट आएंगे, कौन कौन सी, वॉल्यूम बाउंड करंट और सरफेस बाउंड करंट, दोनों को निकालेंगे। फिर उनके कारण क्या निकाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। ठीक, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बाउंड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, इस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण एट पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, फाइंड बाउंड करंट। तो पहला काम क्या रहेगा हमारा, फाइंड बाउंड करंट, फाइंड बाउंड करंट, ओके। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, वॉल्यूम बाउंड करंट, जेबी की बात करें, तो जेबी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, डेल क्रॉस m के बराबर होता है। और उसने साफ बोला है कि जो m है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो अगेन ये कितना हो जाएगा मेरे पास, जेबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कर्ल ऑफ एनी यूनिफॉर्म फील्ड या फिर यूनिफॉर्म वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब बात किसकी करते हैं हम, यहाँ पर केबी की बात करते हैं। किसकी, केबी की, यानी सरफेस बाउंड करंट। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन सेम ही जैसा पिछले वाला केस हो गया। तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, m क्रॉस n कैप, कितना आ गया, m क्रॉस n कैप आ गया ना। अब यहां पर n कैप कहां की ओर होगा, देखो ये क्या है, इसका सरफेस है, और ये कहां है, इनका तो पता है नहीं हमको, हमें सिर्फ कौन सी सरफेस दिख रही है, ये वाले, बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये सरफेस और ये सरफेस कहां है मुझे नहीं पता। तो मेरे पास जो सामने मुझे सरफेस दिख रही है, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी दिख थोड़ा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मुझे सरफेस दिख रही है। उस सरफेस में जो नॉर्मल है वो ऐसे है, और इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो मेरे पास नॉर्मल है या फिर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, एस कैप के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, किसके बराबर, एस कैप के बराबर। तो यहां पर जो एन कैप है एक्चुअल में वो किसके बराबर है, एस कैप के बराबर है। और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हैं अभी हम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सी सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सिंपल सी बात है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, के बी इक्वल टू एम की जो कितना आ जाएगा, एम इंटू जेड कैप आ जाएगा, एंड क्रॉस एन कैप की जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एस कैप आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास के बी इक्वल टू एम इंटू दिस इज जेड कैप क्रॉस कितना आ जाएगा, ये
एस कैप आ जाएगा। अब जेड कैप क्रॉस एस कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था ना, एस फाई एंड जेड, फिर ऐसे आते थे हम, और हमें चाहिए क्या, जेड कैप क्रॉस एस कैप, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फाई कैप आ जाएगा। तो जो के बी इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास, वो कितना निकल के आ गया, एम इंटू फाई कैप निकल के आ गया। अब यहां से हमको एक चीज पता चली कि एम इज यूनिफॉर्म, इट मीन आवर सरफेस करंट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म बट इन डायरेक्शन ऑफ, लेकिन किस डायरेक्शन में है वो, फाई कैप डायरेक्शन में है। और इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो मेरे पास करंट है वो कितना है, जीरो है, बिकॉज वॉल्यूम करंट कितनी है, जीरो है। लेकिन सरफेस में करंट कितनी है, एम फाई कैप के बराबर है, और वो भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। अब ध्यान से देखना, एक चमत्कार होगा यहाँ पर, आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। और जिस बच्चे ने अभी तक के लेक्चर बड़े गंभीरता से देखे हैं वो फटाफट कह देगा कि भैया यहाँ पर हम क्या वो लगा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, बताओ क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। इसको देखकर आपको किसका ख्याल आता है, दिस इज करंट, ये क्या है मेरे पास, के बी है, बिकॉज इट इज इन फाई कैप डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, फाई कैप डायरेक्शन हुई, और ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, यानी हर जो लाइन है वो सेम करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैसा दिख रहा है आपको, बताओ कैसा दिख रहा है, एक सोलेनॉइड की तरह दिख रहा है। एक्चुअल में जो सिचुएशन है ना किसकी है, सोलेनॉइड की है। ये क्वेश्चन किसका है, सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। किसने कभी सोचा था, इतना सोचा भी नहीं था कि भैया यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, सोलेनॉइड से रिलेटेड आएगा। किसने अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन अब हमें पता है। इतना सब करने के बाद और इसको ग्राफिकली विजुलाइज करने के बाद, सॉरी फिगर में विजुलाइज करने के बाद हमने पाया कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है, इस सोलेनॉइड के अंदर और इस सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड करने को बोल रहे हैं। सोलेनॉइड के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कौन बताएगा, जीरो होता है, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। तो सोलेनॉइड के बाहर, तो इट इज जस्ट ए सोलेनॉइड, तो ये क्या है मेरे पास, जस्ट ए सोलेनॉइड है। तो यहां पे लिख के चलो, इट इज नथिंग बट, यहां पे ऐसे लिखो, इट इज जस्ट ए सोलेनॉइड, जस्ट ए सोलेनॉइड। ये सब क्या है, केवल एक सोलेनॉइड है। तो इसके अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इनसाइड, बी इनसाइड सोलेनॉइड कितना होता है, या फिर मैंने आउटसाइड निकाल लें, क्योंकि आसान है आउटसाइड निकाला, बी आउटसाइड सोलेनॉइड निकालना, मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जीरो। यानी इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। उसने बोला है कि आउटसाइड कितना होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं किसकी, इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड कितना होता है बताओ, इनसाइड कितना होता है, इनसाइड, अगर मैं इनसाइड बी की बात करूं, हम सबको फॉर्मूला याद है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। अब यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको क्या करें अब हम, यहां पर इस पूरे जो मेरे पास क्वेश्चन है वहां ना तो n है ना i है, यहां हमारे पास क्या दिया है, एक m दे रखा है और k भी दे रखा है। यानी हमें इस b को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, या तो m के टर्म में, m के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, m दिया है। n और i तो मुझे दिए है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ni है इसको m के टर्म में या फिर kb के टर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, kb के टर्म में लिख देंगे तो kb को m के टर्म में लिखना क्या बड़ा आसान है। अब देखो कैसे करेंगे, फिर इसे कुछ इक्वेशन नंबर, इसको मैं इंटू बोल दो, ठीक है, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, जो आई है यहां पर, ये क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को। आई यहां पर होता है करंट इन वन लूप। अगर मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, टर्न्स है, 60 टर्न्स है, तो 60 टर्न्स में से एक टर्न में कितनी करंट है, आई करंट है। 60 टर्न में कितनी करंट है, आई करंट है। और जो यहां पर स्मॉल एन है, ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है मेरे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और एन आई किसके बराबर हो जाएगा, करंट इन पर यूनिट लेंथ, होगा नहीं होगा। तो जो यहां पर एन आई है, एक्चुअल में जो एन है ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और यहां पर जो मेरे पास आई है ये क्या है मेरे पास, करंट इन वन टर्न्स, करंट इन वन टर्न, वन टर्न। जो यहां पर एन आई हुआ वो एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी करंट पर यूनिट लेंथ। ये तो हुआ, क्या हुआ, करंट पर यूनिट लेंथ। एक इसका हुआ मेरे पास करंट पर यूनिट लेंथ के बराबर हुआ, नहीं हुआ। एन आई इक्वल टू क्या हुआ, करंट पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने हैं, एन टर्न्स है, और एक टर्न में
कितनी करंट है, आई करंट है, और एन आई कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, करंट पर यूनिट लेंथ निकल के आएगा। नाउ अगर मैं इसके लिए अगर मैं बोलूं कि यहां से आते की लेंथ कितनी है, एल है, माना यहां से आते की जो लेंथ मैंने अज्यूम कर ली वो कितनी अज्यूम कर ली, एल अज्यूम कर ली। इस सॉलिनॉइड की यहां से आते की लेंथ कितनी बोल दी मैंने, एल बोल दी। ओके, तो अगर मैं ऐसे के बी निकालूं तो सिंस वी नो जो मेरे पास के बी इक्वल टू होता है, यानी जो सरफेस करंट होती है एक्चुअली किस कलर होती है, वो होती है मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन, नहीं एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि करंट आई इक्वल टू कुछ ऐसा पढ़ा था कि सरफेस करंट डेंसिटी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, पढ़ा था, ये पढ़ा था, आंसर आज ही पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, करंट, टोटल करंट आई, टोटल करंट यहां पर ये आई क्या है, दिस इज टोटल करंट आई है, ये चीज क्या है, ये टोटल करंट आई है, ये आई और ये आई क्या है, अलग अलग है, तो इसको आई प्राइम बोल दो। ठीक है, ये क्या है, आई प्राइम मतलब टोटल करंट ड्यू टू दिस सरफेस करंट डेंसिटी, कितना निकल के आएगा, आई प्राइम इक्वल टू के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर मतलब लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी। तो यहां पर इस तरीके से ये क्या है मेरे पास, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अब देखो के बी कॉन्स्टेंट है, हमें गिवन है के बी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, तो यहां से मेरे पास आई प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, के बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, और डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आई प्राइम इक्वल टू, तो के बी इंटू एल आ गया, तो यहां से मेरे पास जो के बी इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, आई प्राइम इंटू एल निकल के आ गया, और आई प्राइम इंटू एल, आई प्राइम क्या है टोटल करंट, एल क्या है यहाँ पर टोटल लेंथ, ये क्या है मेरे पास, करंट पर यूनिट लेंथ, ये तो है, एंड दिस करंट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एन आई, ये किसके बराबर है मेरे पास, एन आई के बराबर है, यानी जो के बी है वो किसके बराबर होता है मेरे पास, एन आई के बराबर होता है। तो जहां मैंने के बी लिखा है, सॉरी जहां मैंने एन आई लिखा है वहां क्या लिख दूंगा मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, सॉरी जहां मैंने एन आई लिखा है वहां क्या लिख दूंगा, के बी लिख दूंगा। सो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड निकल के आया, बी इनसाइड इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, म्यू नॉट के बी निकल के आ गया, कितना निकल के आया, म्यू नॉट के बी, यानी ये मैग्नीट्यूड निकल के आया। अब के बी की जो कितना है मेरे पास, एम है, के बी जो कितना है, एम है, के बी इक्वल टू किस बराबर है, के बी का मैग्नीट्यूड किस बराबर है, एम के बराबर है, तो यहां से मेरे पास बी इन इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट इंटू एम निकल के आ गया। अगर मैं वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, अगर यहाँ वेक्टर लगाऊंगा, अब मुझे क्या करना है, इस फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और सॉलिनॉइड में फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, तो इस करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ उंगली को, तो कहां क्यों रहा है ये, जेड का डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी। तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सॉलिनॉइड, ये जो मेरे पास यहाँ बोलते हैं दिस इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर, जो कैसा है, जो एक्चुअल में क्या है, सोलेनॉइड ही है, और उसका आंसर कितना होगा, इतना होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम। ओके, समझ में आई बात। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सिंपल से हमने कर दिया, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अभी आप पर्टिकुलरली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तभी आपको ये सिंपल लग रहा है। अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखोगे ना, तो फिर काम हो जाएगा आपका, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, आपके दिमाग में सोलेनॉइड आएगा ही नहीं कि यहाँ मुझे क्या लगाना है, सोलेनॉइड लगाना है। और ये कब आएगा, अगर आप चाहते हो कि मेरे दिमाग में ये चीज आ जाए, तो इस क्वेश्चन को क्या करो, अपने मन से या फिर 1 या फिर 4-5 दिन बाद इसको एक बार और दोहरा लो, क्या कर लो, इसको रिविजन कर लो। अगर आप इसको 2 बार रिविजन कर लोगे ना, फिर क्या हो जाएगा, छप जाएगा, फिर कोई नहीं मिटा पाएगा इसको। लेकिन आप 5 महीने बाद ही कॉपी खोलोगे, तब तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, धुल जाएगा, निर्मा से धुल जाएगा खतरनाक तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ओके, मिटा दें इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। देखो इसी का है क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 6.8, प्रॉब्लम 6.8 ग्रिफिथ कह रहा है ए लॉन्ग सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मैग्नेटाइजेशन दिस, सॉरी सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी
डिस्क नहीं है, सिलेंडर है। ए लॉन्ग सर्कुलर cylinder of radius r carries a magnetization m इक्वल टू, अभी m दे रखा है, अभी m वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज m s कैप फाई कैप, किसके बराबर है मेरे पास, ये m s कैप फाई कैप के बराबर है, वेयर k इज कांस्टेंट, जहां k क्या है, कांस्टेंट है, ये मान के चलो, ओके। एंड s इज इन द डायरेक्शन ऑफ, s इज द डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सेस, सॉरी s इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, जो यहां पर s है वो क्या है, s इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, जो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सेस। फिर आई को बोलना है एंड फाई इज द यूजुअल एजिमुथल यूनिट वेक्टर, ये तो पता ही है आपको। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m, ये जो मैग्नेटाइजेशन है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, कहां का निकालना है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, ओके। तो निकाल दो फिर, क्या दिक्कत है इसमें, ओके। तो क्या करना है हमको, एक अगेन मेरे पास क्या दिया है, एक लॉन्ग सिलेंडर दिया है इस तरीके से, तो ये क्या है, एक इस तरीके से एक लॉन्ग सिलेंडर है, और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमको, 8 दे रखी है, ठीक है। कुछ ऐसा है मेरे पास, ये है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, जेट कैप है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये क्या है, मेरे पास r है, और जो मैग्नेटाइजेशन m दे रखा है वो कितना दे रखा है आप हमको, गिवन है, क्या गिवन है, मैग्नेटाइजेशन m इक्वल टू के एस स्क्वायर फाई कैप, यानी किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रखा है, ये फाई कैप डायरेक्शन में क्या हो रखा है, मैग्नेटाइज हो रखा है, और मैग्नेटाइजेशन कैसा है, वेरिएबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ओके। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और जब भी मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोलेगा, हमें एक्चुअल में क्या करना है, बाउंड करंट निकालनी है, यानी वॉल्यूम बाउंड करंट और सरफेस बाउंड करंट निकालनी है, और उसके कारण क्या निकाल देना है, हमारा मैग्नेटाइजेशन, सॉरी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात हुई, तो देखो फिर सिंपल सी बात तो करो यहां पर। तो सिंस वी नो, तो सिंस जो मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है, वो क्या होता है मेरे पास, कर्ल ऑफ m के बराबर होता है, नहीं होता है, अब ये जीरो नहीं होगा, देखो तो यहां मेरे पास जे बी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ m का मतलब क्या निकल गया, कर्ल ऑफ के एस स्क्वायर फाई कैप ना। अब ये कर्ल किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है हमको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे निकालता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला कि जे बी इक्वल टू 1/s, एंड फिर यहाँ पर कितना आता है एस कैप, और यहाँ कितना आता है एस फाई कैप, और यहाँ पर कितना आता है जेड कैप, और यहाँ क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल एस, यहाँ क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल फाई, और यहाँ क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल जेड, और यहाँ पर कितना आता है, देखो ये तो सिर्फ फाई डायरेक्शन में है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक एस भी आता है तो कितना हो जाएगा, के एस क्यूब हो जाएगा, यानी एस इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये के एस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। के एस क्यूब क्यों आया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर एक एस मल्टीप्लाई भी होता है, ओके। मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा वाला कर्ल वाला, ठीक है, इतनी बार कर्ल निकाल दिया है तो वो पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एक्स एस भी आता है, वो एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसे ओपन करना है, तो कर दो फिर ओपन। तो यहाँ से जे बी इक्वल टू कितना आ गया 1/s, अब देखो एस के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये जीरो इंटू एस कैप आ गया, फिर माइनस से कितना हो जाएगा, ये एस फाई कैप, फिर ऐसे करोगे ये जीरो और ये जीरो, कितना हो जाएगा इंटू जीरो हो जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये जेड कैप आ जाएगा। अब इधर देखो ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3k(s)² आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में। तो ये बचा मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास जो जे बी इक्वल टू निकल के आ गया वो कितना निकल के आया 1/s,
और दिस इज 3k s एंड इंटू कितना आ गया, ये जेड कैप आ गया। देखो इस एस से एक एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जे बी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मेरे पास 3k s एंड दिस इज जेड कैप। अब यानी जो इसके पास जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो कितनी है मेरे पास, 3k s इंटू जेड स्क्वायर है, यानी जेड कैप है, यानी किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। यानी यहां से कुछ करंट ऐसे घुस रही है, यहां से कुछ करंट घुस रही है इसके अंदर, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये वाली, ये कहां है, इसके वॉल्यूम के अंदर है, यानी इसके अंदर से होके जा रही है लाइन है। ये जो मेरे पास लाइन खींची मैंने यहां पर, एक्चुअल में इसके अंदर से होके जा रही है, तो इसको ऐसे बना दो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दिखे कि क्या हो रही है, इसके अंदर से होके जा रही है। तो अगेन एक और बना दो यहां पर, यहां से फिर ये गई, फिर ये इसके अंदर से होके जा रही है, फिर यहां पर भी अगेन यहां से स्टार्ट होगा यूं करके, ये गई और इसके अंदर से होकर गई। ओके, समझ में आ रही बात थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से ये इसके अंदर जा रही है, ठीक है, लाइन है ये, और ऐसे इसमें क्या बना दो, एरो बना दो। ये वॉल्यूम करंट है या फिर वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। अब बात करते हैं किसकी, सरफेस करंट डेंसिटी की। तो निकाल दो सरफेस करंट डेंसिटी, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है हमारे पास, के बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है के बी इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप, और अगेन यहाँ पर एन कैप की जो कितना आ जाएगा मेरे पास, एस कैप आ जाएगा, एम क्रॉस कितना आ जाएगा, ये एस कैप आ जाएगा, ठीक है। और ये तो मेरे पास कितना है, इसकी जो मेरे पास दिस इज के एस स्क्वायर फाइव कैप, और क्रॉस कितना आ गया, ये एस कैप आ गया, तो दिस इज इक्वल टू के एस स्क्वायर एंड फाइव क्रॉस एस क्या होता है मेरे पास, माइनस का जेड कैप होता है। यानी यहां पर जो के बी इक्वल टू है वो कितना है, इतना है, यानी किस डायरेक्शन में है, जो मेरे पास सरफेस करंट है वो किस डायरेक्शन में, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में है। सिलेंडर के अंदर करंट कहां की ओर जा रही है, जेड कैप डायरेक्शन में। सिलेंडर के बाहर करंट कहां की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, कहां की ओर, नीचे की ओर। अब जो सरफेस करंट है उसे ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना बात को, यहां से ऐसे आई यूं करके नीचे को, ये बाहर वाले से ना, ये आई, दिस इज डाउनवर्ड। ये कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, एंड फिर देखो ये, फिर इसको बनाओ यूं करके, देखो पीछे वाले से लाया मैं, फिर ये मिला दिया, आई कहाँ की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, यूं करके यहाँ से आ रही है, हाँ ये ध्यान देना, बिंदु कहाँ है वो ध्यान देना। ओके, फिर अगेन मैं यहाँ बनाऊँ, तो यहाँ से आएगी, फिर यहाँ, फिर अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो यहाँ कहाँ से, कहीं से आएगी, और फिर यहाँ अंदर वाले से आएगी ना, तो अंदर वाले मिलेगी यूँ करके। ओके ना, अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो ना, हो क्या रहा है पता है आपको, ये नीचे की ओर है, ठीक है, ये नीचे की ओर है, और ये भी क्या है, इस तरीके से नीचे की ओर है। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर के अंदर से करंट ऊपर की ओर जा रही है यूं करके। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है मेरा, ये सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है मेरा, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये बोल दो सॉलिड सिलेंडर है। वो कह रहा है देखो इसके अंदर, इसके वॉल्यूम में करंट कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से करंट ऊपर की ओर जा रही है यूं करके। सोचो पानी जा रहा है, आपने पानी का नल पकड़ा, उसको पानी की जो धार है उसको एज ए करंट अज्यूम करो, आपने पानी इसके अंदर डाला, इसके अंदर घुसेड़ा, ठीक है, नल घुसेड़ा और नल ऑन कर दिया, तो पानी यहाँ से जाएगा 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 ऊपर जाएगा, यानी अंदर क्या है, वॉल्यूम करंट। अगर पानी करंट की तरह बिहेव कर रहा है तो अंदर क्या गई, वॉल्यूम करंट गई, तो यहाँ से गई, और फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पहुंचेगी तो इस सरफेस से होते हुए नीचे को आएगी करंट, सॉरी पानी नीचे को आएगा यूं करके, यानी ऐसे बहेगा पानी नीचे को, इस सरफेस से पानी कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर, और यहाँ पर पानी कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। सेम केस यहाँ भी है, करंट यहाँ से कहाँ की ओर गई, अंदर की ओर, जुप बड़बड़ बड़बड़ करके, फिर यहाँ से झुझुझु करके नीचे की ओर आ गई। ऐसा देखा आपने कभी, वो आपने देखा होगा कहाँ पर, जो बार होते हैं ना, मैं तो यूट्यूब में देखा है, ठीक है, उनके पीछे वो सॉन्ग लगाते हैं टन 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 ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, वो जो बनाते हैं कॉकटेल बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा धुआं जैसा निकलता है उसमें, यहाँ से अंदर से जा रहा होता है और उसके सरफेस से होते हुए यूं करके एकदम उसको छूते हुए उसके सरफेस को छूते नीचे की ओर आता है। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ से करंट अंदर से गई
और बाहर से सरफेस से होते हुए नीचे की ओर आ गई, फिर नीचे से गई ऊपर से बाहर आ गई, नीचे से गई ऊपर से बाहर आ गई। यानी जितनी करंट यहां से जा रही है उतनी करंट सरफेस के रास्ते क्या हो जा रही है, वापस आ जा रही है। यानी जितना पानी यहां से गया अंदर से उतना ही पानी सरफेस के रास्ते क्या हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है। अब मैं हवा में नहीं बोल रहा, अभी इसको हम देखेंगे भी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है कि जितना पानी यहां से जाएगा यानी जितनी करंट यहां से गई है उतनी ही सरफेस के रास्ते क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान सुनना बात को। अब मुझे यहां पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, वो मुझे फाइंड करना है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, मुझे इस KB और JB के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। यानी इन दो करंट डेंसिटी की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, अब देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड, तो B इनसाइड कहने का मतलब क्या हुआ कि S इज लेस देन R। S क्या है, यहां पर हमने पढ़ा है कि S क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस। ये इसकी एक्सेस है, इसकी एक्सेस और डिस्टेंस है वही क्या होती है, S होती है। अगर मैं यहां पर सिलेंडर बनाऊं दोबारा से, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह का सिलेंडर है और लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, लॉन्ग बोल रखा है उसने। तो इसके करंट, अंदर करंट कितनी है, JB करंट है इसके अंदर, ठीक है, अंदर की बात हो रही है। और मुझे अज्यूम करो कि मुझे यहां से इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट P है और यहां से S डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, एम्पेयर्स लॉ से। किससे फाइंड करेंगे, एम्पेयर्स लॉ से। तो मुझे क्या क्या खींचनी पड़ेगी, यहाँ पे लूप खींचनी पड़ेगी। लेट अस से मैंने यहाँ पर एक S रेडियस की क्या खींच दी, लूप खींच दी, और इसके अंदर जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है, JB है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एम्पेयर्स लॉ लगाऊं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर होता है। नहीं होता है, आंसर आज ही होता है। तो एक काम करो, इस टर्म को तो ऐसे रहने दो, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज B डॉट DL इज इक्वल टू कितना आया, तो यहां मेरे पास कितना आया, म्यू नॉट आई इनक्लोज का मतलब कितना हो गया, जो आई इनक्लोज होगा वो एक्चुअल में किसका होगा, अंदर करंट डेंसिटी कितनी है, JB है, और इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, DA परपेंडिकुलर। ये तो फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास क्या दी हो, वॉल्यूम करंट डेंसिटी दी हो, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट JB। JB की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है 3KS रखी हुई है, दी हुई है कितनी है, 3KS। तो लिख दो यहाँ पर 3KS और फिर मैग्नीट्यूड रखना है। ओके, अब DW परपेंडिकुलर, DA परपेंडिकुलर, DA का परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कैसे, एरिया एलिमेंट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जेड का डायरेक्शन। तो अगर मैं क्या बोलूं कि जो मेरे पास DA परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, जेड का डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, जेड का डायरेक्शन में है। तो जो DA परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, अगर परपेंडिकुलर या जो मेरे पास क्या है वेक्टर साइन है, उस परपेंडिकुलर टर्म में आ गया। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, S DS D5 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर DA परपेंडिकुलर की जो क्या पुट कर दोगे, इंटू S DS D5 पुट कर दोगे। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, देखो 3 इंटू K कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ये S स्क्वायर, एंड दिस इज DS इंटू कितना आ जाएगा, D5 आ जाएगा। ओके, अब इधर आ जाओ, तो इसको ऐसे रहने दो। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरे पास कितना, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट 3K या फिर 3 म्यू नॉट K, 3 म्यू नॉट इंटू K। और देखो S की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन आएगा, डबल इंटीग्रेशन S स्क्वायर इंटू DS इंटू D5। अब S की लिमिट बताओ, देखो S की लिमिट एम्पेयर्स लूप के अंदर कहाँ से कहाँ है, 0 टू S है, तो S की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से S, और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, एंड इसको ऐसे रहने दो, दिस इज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट इंटू K। अब ये क्या हो जाएगा, देखो S की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद इतना ही बचेगा, और इसका कितना हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। ओके, और इस तरह से ये 3 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। जो मेरे पास क्या है, B वेक्टर है, और जो मेरे पास क्या है, दिस वन इज DL वेक्टर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो B क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट K इंटू S की पावर 3, और ये कितना आ गया मेरे पास, 2 पाई आ गया। तो B इंटू दिस इज इक्वल टू 2 पाई S हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट S स्क्वायर
एंड दिस इज 2 पाई। देखो इस एस से ये एस क्यूब है तो एस स्क्वायर बचेगा, इस 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई इंटू म्यू नॉट और इंटू कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं वेक्टर टर्म में लिखना चाहूंगा तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मेरे पास फाई के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन फाई के डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकला मेरे पास, बी इनसाइड निकल गया। अब ऐसे ही कहां निकाल देंगे हम, बी आउटसाइड निकाल देंगे। ओके, नाउ जो मेरे पास इसी में दूसरी चीज है वो क्या है मेरे पास, बी आउटसाइड। अब जो जीनियस बच्चा है वो इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में दे सकता है, और जो मेरे जैसा है उसको सॉल्व करेगा। तो सॉल्व करें इसको। तो यहां मेरे पास क्या है, एस ग्रेटर देन आर की बात हो रही है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक अगेन सिलेंडर लेना पड़ेगा यूं करके। ओके, इस तरह से क्या लो, एक सिलेंडर लो और ये क्या है, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो यानी एम्पेयर लॉ लगा सकते हैं यहां पर हम। और ये क्या है, इसकी एक्सेस है एंड दिस इज अलोंग जेड कैप एक्सेस, और यहां से एस डिस्टेंस माना इस पॉइंट पर, और एक इसकी एक्सेस से एस डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इससे होती हुई एक एम्पेयर लूप खींच देंगे यूं करके। ओके, और तो खींच दी लूप। अब क्या कर दो, लगा दो फिर एम्पेयर लॉ। क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज होता है। अब इस लूप के अंदर कौन कौन सी करंट इंक्लोज कर रही है, वॉल्यूम करंट भी इंक्लोज कर रही है और सरफेस करंट भी इंक्लोज कर रही है। तो दोनों के लिए इंटीग्रेशन या दोनों के लिए जो टोटल करंट निकलेगी यहाँ पे आई इंक्लूड निकलेगा और अलग अलग निकलेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम करंट के लिए देखें तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज ड्यू टू वॉल्यूम करंट। तो कितना आ जाएगा, ये जे बी इंटू डी ए परपेंडिकुलर आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। अब दोनों क्या कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मिटाने वाला कहाँ गया, ओ इसकी वैल्यू कितनी थी, चलो आई होप थोड़ा बहुत याद है मेरे को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो दिस इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर दिस इज इंटीग्रेशन एंड क्या है इधर से देखो, जेबी की वैल्यू कितनी है, 3Ks है ना, कितनी है जेबी की वैल्यू 3Ks, और जो डी ए परपेंडिकुलर निकल के आया ये निकल के आएगा, तो एस स्क्वायर डी एस डी फाई हो जाएगा, ये एस स्क्वायर डी एस डी फाई हो जाएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा मेरे पास, कहता है के बी की वैल्यू कितनी है, देखो दिस वन इज माइनस का के एस स्क्वायर, ठीक, और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द करंट। तो लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू करंट कहाँ है, ये है ना, लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू करंट, तो कुछ ऐसा होगा। और ये कहां पर होगा, एट सरफेस ऑफ आवर मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी यहां पर करंट कैसे जा रही है, नीचे की ओर आ रही है, कहां की ओर, इस डायरेक्शन में। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन एलिमेंट हुआ ये हुआ, दिस इज लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो ये चीज ये कितना होगा यहां से यहां तक। अब देखो अगर ये एंगल कितना है, डी फाई है, अगर ये एंगल कितना है, डी फाई है, देन दिस विल बी इक्वल टू, अगर रेडियस कितनी है, आर है, देन दिस विल बी इक्वल टू आर डी फाई। किस बराबर होगा, ये आर डी फाई के बराबर होगा। तो यहां पर मेरे पास जो डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर होगा वो किसके बराबर होगा, मेरे पास आर डी फाई के बराबर होगा। ओके, और ये एट सरफेस है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो आप, एट सरफेस जो एस इक्वल टू होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास आर स्क्वायर है, यहां मॉडिफाई कर देना, क्योंकि हम कहां पर निकालते हैं, एट सरफेस, यानी एट एस इक्वल टू आर पर निकाला है, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस करंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आर स्क्वायर लिख देना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, वो भी सही था, क्योंकि आपने जो डिस्टेंस मानी थी कहां मानी थी, एस इक्वल टू क्या था, वैसे एस इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल होगा, कोई वैल्यू हो सकती है आर की, ठीक है, सॉरी एस की कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन अभी क्या है, एट फिक्स हो गया, कहां पर, एट सरफेस होगा, ये ज्यादा बेहतर आंसर है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर कैप, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस वन इक्वल टू बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसको अभी तो सॉल्व किया हमने, कितना आया था ये आया था ना, म्यू नॉट के, देखो म्यू नॉट के एस की पावर 3 इंटू कितना आया था, 2 पाई आया था। और यहाँ देखो ये माइनस साइन बाहर आया, ये के, अब ये क्या है मेरे पास,
अगेन अब यहां पर देखो, यहां पर जो लिमिट होगी क्या आएगी, यहां लिमिट एस की लिमिट क्या थी, 0 टू एस थी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए एस की लिमिट क्या होगी, 0 टू आर होगी। ठीक है, यहां पर लिमिट क्या होगी, 0 टू आर होगी, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में, 0 टू आर होगी। ठीक, तो माइनस और यहां कितना बचेगा, ये दिस इज 3r स्क्वायर इंटू 2 पाई आएगा। कितना आएगा, 3r स्क्वायर इंटू 2 पाई, दोनों सेम है। और यहाँ म्यू नॉट, सॉरी ये म्यू नॉट नहीं होगा, एक मिनट, 3 कैसे है, ये क्या होगा मेरा r की पावर 3 होगा ना, और ये भी क्या होगा यहाँ पर r की पावर 3 होगा। ठीक है, अब दोनों क्या है, सेम है देखो, और दोनों क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, अब करना सॉल्व करना इसको, इतना आएगा आंसर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, यानी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0 आया। देखो ये अंडरस्टूड था पहले से, क्यों, जो नेट बाउंड करंट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। एक लाइन लिख दो यहाँ पर कि टोटल बाउंड करंट विल बी 0, यानी सरफेस बाउंड करंट प्लस वॉल्यूम बाउंड करंट इज इक्वल टू कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, करंट ही 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा आउटसाइड वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आ गया। आज हमें एक चीज और, कि जितनी करंट अंदर से जा रही थी उतनी करंट उसे सरफेस से क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है, ये देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, जो हमने विजुलाइज किया था बिल्कुल सही किया था, सेम केस था कि हमने एक फुब्बारा ऐसे लिया, पाइप यहाँ से पानी डाला, जितना पानी इसके अंदर से गया उतना ही पानी इसके सरफेस से होता हुआ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहां पर अगर समझ नहीं आया ना, तो मैं क्या कह रहा हूं, एम्पियर्स लॉ पे हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, वहां जाके देख लो, ये क्वेश्चन भी वहां पर किया होगा हमने, लेकिन वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर क्या होगी, कुछ और होगी, आपको वहां पर सिर्फ करंट डेंसिटी दी होगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और इसमें अगर मैं क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मिलते हैं तो आपके सामने में नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा उन क्वेश्चन को लेके। अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो फिर हम क्या कर जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर है उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो सीरीज को क्या करिए, शेयर करिए। और आज यहाँ पर 97 वीडियोज होगी, और मैग्नेटोस्टेट में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 97 लेक्चर बनाना और हर लेक्चर 40 मिनट से ज़्यादा होना अपने आप में क्या होती है, एक बड़ी बात होती है। ठीक है, आज मुझे ये कहने में कोई भी मतलब ऐसे ये नहीं हो रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने मेहनत की है और मैं ये डिजर्व करता हूँ कि आप इसको क्या करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।